Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने वरिष्ठ विश्लेषक जयंतो दास। जयंतो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतकी। Thank you, Manoj. Union Cabinet approves production-linked incentive scheme for the textile sector and higher MSP for Rabi crops. Domestic markets decline for the second day amid weak global cues. And India is expected to post strong economic growth in the coming quarters, says S&P Global. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में आज हुई गिरावट और S&P ग्लोबल ने कहा, आने वाली तिमाहियों में भारत में मजबूत आर्थिक वृद्धि होने की है संभावना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें शेयर बाजार से और उससे पहले आमंत्रित करें एक बार फिर से अपने आज के विश्लेषक का। हमारे साथ श्रोताओं आज जुड़े हुए हैं आज चर्चा के लिए ऑनलाइन देश के आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक जयंतो दास। जयंतो, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। श्रोताओं, घरेलू शेयर बाजार में आज लगातार दूसरे सत्र में गिरावट हुई है। हालांकि यह गिरावट मामूली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के रुख के बीच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 29 अंक घटा 58,250 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 9 अंकों की मामूली नुकसान के साथ 17,354 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां छोटी और मझौली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर रहा है। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की वृद्धि हुई। Declining for the second straight day, domestic benchmark equity indices ended lower today amid weak global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange lost 29 points to end at 58,250. The Nifty at the National Stock Exchange fell just 9 points to close at 17,354. But in the broader market at BSE, outperforming the Sensex, the mid-cap jumped 0.8% and the small-cap index rose 0.6% down. The small-cap index rose 0.6%. In the Sensex pack, 15 of 30 stocks ended in the day in the green and an equal number in the red. Kotak Bank was the top gainer, surging 3.5%. Followed by NTPC at 1.2%. On the other side, Nestle was the top loser at 2.3%. Maruti lost 1.4% and Bajaj Finserv declined 1.2%. Among the BSE sectoral indices, the power index was the top sectoral gainer at 1.3%. The BankX rose and the consumer durable indices rose 1% each. The oil and gas and the finance indices advanced 0.6% each. On the other hand, the IT index declined the most at 0.7%. Telecom and the auto indices lost 0.5% each. Metal index fell 0.3%. Realty was down 0.2%. And the healthcare index dipped 0.1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,812 companies gained while 1,366 fell. Shares of 165 companies remained unchanged. नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 17 पैसे कमजोर हुआ, 73 रुपए 60 पैसे पर बंद हुआ।
जयंतो, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में बेहतर दिखा है और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मामूली नुकसान में रहे हैं। आज कुल मिलाकर यह जो स्तर है वह क्या दर्शा रहा और जो निवेशकों का रुझान है उससे हम क्या आकलन कर सकते हैं? मनोज, मैं मानता हूँ इस वक्त मार्केट की जो स्थिति है करीबन 58,000 अंक से ऊपर, और ऐसी स्थिति में मार्केट में मजबूती इस वक्त कंसोलिडेशन का फेज एक होना जरूरी है। और थोड़ा बहुत आज जो इंट्राडे में नरमी देखे हैं हमने, खास करके विश्व बाजार के नरमी का वजह से थोड़ा बहुत नरमी हमारा घरेलू बाजार में भी हुए है, तो एक नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से इसको मानना चाहिए। और साथ में जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा अब रैली ब्रॉड बेस होने लगा है, क्योंकि अगर आप 54,000 से लेके 56-57,000 का सेंसेक्स का दौर देखें तो उस वक्त ये लोग बोल रहे थे या उम्मीद कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे कि मार्केट में जिस तरह का ब्रॉड रैली होना चाहिए उस तरह का ब्रॉड रैली नहीं हुए। लगता है हमारा संपर्क एक बार फिर से सबसे। हेलो, जी, हाँ, मैं लाइन में हूँ। तो उस वक्त अगर देखा जाए ब्रॉडबेस का, जिस तरह का ब्रॉडबेस रैली का बात किया जा रहा था उस तरह का ब्रॉडबेस नहीं हो पा रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इस वक्त अगर खास करके स्मॉल कैप्स और मिड कैप क्षेत्र में थोड़ा बहुत निवेशकों का रुचि अलग से वापस आया है, और साथ में ब्रॉडबेस रैली भी हो रहा है, जहां पे खास करके हम मानते हैं कि खुदरा निवेशकों का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट सोर्सेज होते हैं। तो ऐसा स्थिति में अब मार्केट क्या रूप लेगा, मार्केट में करेक्शन जरूरी है कि नहीं है, ये सारी चीजें अब आने वाला कल में हमें पता चलेगा। लेकिन जैसे हमने हमेशा कहते हैं कि कोई भी स्तर पे, हमेशा कोई भी स्तर खरीदने के लिए, बेचने के लिए अच्छा स्तर हो, अगर आपका पास स्टॉक उस हिसाब से हो जो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन और इन्वेस्टमेंट एपेटाइट के साथ जो मैच करते हैं। तो मार्केट जब 50,000 में था उस वक्त भी काफी सारे स्टॉक्स आप अलग से निवेश कर सकते थे। इस वक्त भी हमेशा उस तरह का कुछ स्टॉक्स आपको मिलेगा जहां पर आप निवेश कर सकते थे। तो ऐसा कोई स्थिति है नहीं जहां पे हम कह सकते कि एक शॉर्ट टर्म व्यू लेके मार्केट में आप एग्जिट करें मार्केट को या निवेश करें। इस वक्त जैसे 50,000 का स्तर पे भी हम लोग का राय था कि अपना ओवरऑल बैलेंस और ओवरऑल मार्केट कॉशियस अप्रोच आप मेंटेन करके बच के रहिए ऐसा कुछ स्टॉक्स पे जहां पे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और इस वक्त भी 58,000 लेवल्स में भी, जबकि स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में थोड़ा बहुत अलग से हवा तेजी मिला है, वहां पे भी आप थोड़ा बच के अपना निवेश करें। और कोई भी स्टॉक में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं, किसी पड़ोसी का या किसी दोस्त का या किसी ऑफिस का कोलिग का बात सुन के मत करें, खुद पढ़ें उसका स्टॉक के बारे में, खुद थोड़ा बहुत जानकारी लेने की कोशिश करें और उसके बाद ही निवेश करें। Jayanta, you just mentioned the, small-time investors, they should be cautious. The fact of the matter is that the stock markets have been scaling new heights almost every week, every day, so to speak. And in fact, right now, Indian stock markets are one of the best performing markets in the world. And a lot of this is also due to our domestic inflows, the retail investors who have been, who have been very strong, who have been very investing in a very high way vis-a-vis the foreign investors we have been seeing, which are like going slightly on the back foot, so to speak. So what is the reason that the foreign inflows are a little soft and the retail investors are aggressively investing, joining the market? See, in terms of foreign investments vis-a-vis domestic investments, I always believe that both of them are equally responsible of driving the markets up or driving the market down. Although there would be some specific days where there will be a prevalence of, some specific sector-specific appetite by these foreign funds compared to what the retail or even the domestic investors would prefer. Having said so, what should also be understood is the investment opportunities in the Western markets have, quadrupled in terms of, growth. In terms of investment horizons as well as in terms of new opportunities and all. The markets have consistently played well. And when such a scenario happens, obviously international funds try to, rebalance or realign their investment portfolio. So in that case, there would be, some lackluster investment in terms of what is happening in India. But having said so, I think it will be a completely wrong, term to actually call foreign investments not happening in tandem with the domestic investments over the last 1 week. The appetite has been equally strong, but yes, there would be some days where, obviously the domestic
investments would be overpowering the market trends. And I guess the recent past could be some of those examples. यदि हम वर्तमान स्तर है जैन, तो उसमें किसी सेक्टर को हम देखना चाहें तो सेक्टर अगले एक साल को ध्यान में रखते हुए, जो कोविड का हमने पिछला पीरियड देखा और आने वाला एक साल 2 साल हम लेके चलें, तो उसमें 1-2 साल के होराइजन में कौन सा सेक्टर आपको ऐसा दिख रहा जहां पर कि अच्छे परिणाम निकल सकते? देखिए, हम लोग हमेशा जब भी सेक्टर विस्तृत रूप से यहाँ पे जब भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम लोग हमेशा ट्रेडिशनल सेक्टर्स के ऊपर फोकस किए हैं, बैंक्स, मेटल्स और इवन टू सम एक्सटेंट आपका एफएमसीजी प्रोडक्ट क्षेत्र में बात हो जाए। आज मैं थोड़ा अलग विशेष में बात करूंगा, क्योंकि आपने अवधि जो है निवेश का अवधि वो थोड़ा आपने ज्यादा बताया, 1.5-2 साल का बताया, और साथ में जो आपने बहुत अच्छा सवाल जो किए है, कोविड चलते हुए या कोविड के बाद जो स्थिति बनी हुई। नाउ दिस इज अ ट्रू फैक्ट के कोविड के बाद इट्स अ कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जैसे लोग बिफोर क्राइस्ट आफ्टर क्राइस्ट का एक अलग से एडीबीसी करके जैसा अलग से एक हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है, मैं मानता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री जो है हमारा आज का तारीख में मॉडर्न इकोनॉमी में एक प्री कोविड और एक पोस्ट कोविड की इरा ऑलरेडी स्थापित हो चुका है। और ऐसे स्थापना का साथ साथ ये भी समझना जरूरी होगा कि पोस्ट कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेसेस अलग से रीअलाइन हुए हैं। नया क्षेत्र का अगर हम बात करें तो सिर्फ निवेश का तौर से बात करें, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट हट के, क्योंकि हम लोग इस मार्केट मंत्र में हम सबको पता है हम लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट के ऊपर बात नहीं करते, अलग से सेक्टरली भी बात करते हैं। और उसमें देखा जाए जैसे एडुटेक क्षेत्र है जो पूरी तरह से इंडिया में एक बूमिंग सेक्टर के हिसाब से स्थापित हुए हैं। एडुटेक स्टॉक्स शायद उतना सारे ना मिले, लेकिन एजुकेशन कंपनी का स्टॉक बहुत सारे हैं। जरूरी नहीं है कि वो लोग एडुटेक क्षेत्र में है। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि आने वाला कल, आपने 1.5-2 साल का बात किए है, आने वाला कल में हम सबको पता है हमारा स्टार्टअप इकोनॉमीज में जो डेकाकॉन है, यानी कि जिसका वैल्यूएशन $10 बिलियन से ज्यादा है, जो हमारा स्टार्टअप्स जैसे पेटीएम हो गए, जैसे बाइजूस हो गए, इस तरह का कंपनीज आईपीओ में आना चाह रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले 6, 8, 10 महीने के अंदर हम ये सारे कंपनीज का आईपीओ भी देखेंगे। तो ये बहुत ही नया सेक्टर ओपन होगा हमारा इंडिया में, जहां पे निवेशकों के अलग से नया सेक्टर, जिसको हम कहते हैं सनराइज सेक्टर, तो कहना गलत होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक बहुत ही स्टार्टअप सेक्टर का अगर उस तरह का अगर आप फ्रेज यूज करें इनका साथ, एक सेक्टरली एक अलग से उनका सामने एक अलग से कैटेगरी ओपन होगा जहां पे वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी सवाल ये रहा कि ट्रेडिशनली मैं मानता हूं एग्रीकल्चर सेक्टर, मानसून का जिस तरह का प्रभाव रहा और साथ में एग्रीकल्चर और साथ में टेक्नोलॉजी रिलेटेड एग्रीकल्चर जो सेक्टर्स है, काफी सारे कंपनीज हैं। हम लोग यहाँ पे कंपनी टिप्स देते नहीं है कभी भी, आप थोड़ा बहुत सर्च कर लीजिए कि एग्री टेक सेक्टर में जो सब कंपनीज है, दे आर द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फ्यूचर, यानी कि आने वाले 2 साल जिसको आप बात करें, खास करके पोस्ट कोविड एरा में। तीसरा रहा फिनटेक सेक्टर, ये एक बहुत बहुत ज्यादा मैं मानता हूँ ग्रोथ होने वाला क्षेत्र है। जैसे 80 का दशक में और साथ में अर्ली 90s में एक आईटी रेवोल्यूशन के साथ इंडिया को पूरा छवि दुनिया भर में बदल दिया, वैसे ही फिनटेक का जो क्षेत्र है, काफी सारे नया कंपनी आना शुरू कर दिया, काफी एस्टेब्लिश कंपनीज भी नया नया टेक्नोलॉजी का साथ साथ नया नया काम कर रहे हैं। तो ये एक सेक्टर ह्यूज वैसे एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे देश के लिए बनने वाला है। और इस बात में मनोज सबसे ज्यादा खुशी हमें ये है आज का तारीख में कि देश में जो इन्वेस्टर्स है उनका आज का तारीख में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अनलिमिटेड है। इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स देखा जाए, सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, डेरिवेटिव मार्केट देखे, मेटल्स, कमोडिटीज, साथ में बहुत सारे हमारा यहाँ पे शायद क्रिप्टो करेंसीज में भी कोशिश की है थोड़ा बहुत डाइवल करने का। और इसके साथ ये भी है कि सेबी ये भी रूल लेके आ रहा है कि आप शायद फ्यूचर में यूएस स्टॉक्स भी देश से कुछ खरीद सकते हैं। तो वो भी एक नया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आने वाला होगा, जहां पे वेस्टर्न मार्केट का स्टॉक जिसका बारे में हम पढ़ते हैं और अगले दिन सुबह उठकर ट्रेंड जिसका समझने को कोशिश करते हैं, उसमें भी डायरेक्ट यहाँ से निवेश कर सकते हैं। तो एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई थिंक द सिनेरियो इन द फ्यूचर कैन नेवर बी बेटर देन व्हाट इट वाज एट प्रेजेंट और व्हाट इट इज एट प्रेजेंट, सॉरी। और ऐसा स्थिति में आई थिंक देयर बी अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, और प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी का साथ साथ हमेशा एक छोटा सा अलग से जो हम लोग का मैनरिज्म्स का जो इशू है वो है ग्रीड। ग्रीड भी साथ में आ जाता है जब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी रहता है। तो
100 साल का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट मंत्र जो होता है, मार्केट मंत्र का साथ साथ हम लोग निवेश का मंत्र भी हमें बताना चाहिए लोगों को, वो ये है कि सावधानी का साथ कोई भी नया क्षेत्र अगर आ रहा है, बिना रिसर्च का उसमें निवेश ना करें। और किसी भी क्षेत्र में कितना भी आप ग्रोथ देखें, एडटेक सेक्टर में इंडिया में करीबन 250-300% ग्रोथ हर साल हो रहा है, या शायद उससे भी ज्यादा हो रहा है। और खास करके कोविड में पिछले 1.5 साल का दौरान एडटेक क्षेत्र को 6 गुना ज्यादा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एक्विजिशन का वृद्धि दिया है। तो ऐसा स्थिति में आप इसमें भी अच्छे से पढ़े, ये नहीं कि एडटेक में कुछ भी आप छुएंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं मुनाफा होने वाला है। तो थोड़ा बहुत अच्छे से अपना रिसर्च करें, थोड़ा बहुत समझने का कोशिश करें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2 साल का दौरान इंडिया में मैं मानता हूं निवेशकों के लिए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बहुत अच्छे से आएगा। श्रोताओं, काफी उपयोगी सलाह और नई सूचनाएं आप तक पहुंच रही हैं हमारे मार्केट मंत्र कार्यक्रम के माध्यम से जयंतों के द्वारा, और उम्मीद है कि आप अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मेहनत अपनी ओर से करेंगे, योग्य व्यक्तियों की सलाह लेंगे और उचित जगह पर निवेश करेंगे ताकि नुकसान ना उठाना पड़े। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां जापान को छोड़कर अन्य प्रमुख सभी स्थानों में बिकवाली तेज रही है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक आज 0.9% लाभ के साथ बंद हुआ। उधर बिकवाली के दबाव में हांगकांग का हैंग सेंग 0.1% नीचे आ गया। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.3% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया में कोविड-19 का प्रसार बढ़ने तथा नियामक की ओर से कार्रवाई की आशंका में टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ी कुछ कंपनियों की शेयरों की बिकवाली तेज रही, जिसके चलते कोस्पी सूचकांक 0.8% घाटे में रहा। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना रहा। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां गिरावट का रुख था। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की ओर से टेपरिंग योजना का खुलासा किए जाने की चिंता तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर आशंका से निवेशकों के बीच बिकवाली की धारणा दिखी। अंतर्दिवसीय कारोबार में ब्रिटेन का FTSE 100 0.5% घाटे में था। जर्मनी का डेक्स 0.7% नीचे चल रहा था, जबकि फ्रांस के कैक 40 में 0.4% की गिरावट बनी हुई थी। U.S. markets fell yesterday as worries over the slowing pace of economic recovery overshadowed hopes that the Federal Reserve would maintain its accommodative stance a little longer after a soft U.S. payrolls report. So the Dow Jones Industrial Average dipped 269 points or 0.7% to 35,100. The S&P 500 was down 15 points or 0.3% at 4,520. But the tech-heavy Nasdaq Composite was up 11 points or 0.1% at 15,374. Nasdaq rose due to gains in tech stocks like Amazon, Facebook, Apple and Google-owned Alphabet. Amgen and Merck dropped about 2.5% each as the drug makers dragged down the Dow after Morgan Stanley cut its rating on the stocks to equal weight from overweight. Industrial heavyweight Boeing also slipped 1.9% after Ireland's Ryanair said it had ended talks with the plane maker over a purchase of 737 MAX 10 jets worth tens of billions of dollars due to differences over price. Easy central bank policies and reopening optimism have pushed the benchmark indices to record highs over the past few weeks, but concerns over rising Delta coronavirus infections and its impact on the economic recovery could impede the rally. वैश्विक बाजारों पर आपकी नजर को हम ले चलना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, और अमेरिका से क्या संकेत आते दिख रहे हैं बहुत संक्षेप में। देखिए मनोज, मैं मानता हूं कि इस वक्त ओवरहीटेड यूएस इकोनॉमी है और शायद थोड़ा बहुत उम्मीद था कि वहां का जो रिजर्व बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उनका कुछ अलग से शायद रूप बदले। लेकिन ये भी साथ में माना जा रहा था कि ऐसी स्थिति में खास करके कोविड के बाद वो लोग कुछ खास टिंकरिंग करने का शायद रुचि ना दिखाना चाहे। वजह इसलिए क्योंकि इस वक्त मार्केट में जो मोमेंटम बना हुआ है उस मोमेंटम का साथ साथ वो चाहते हैं कि जो भी नुकसान पिछले 1 साल के दौरान हुआ है इकोनॉमिकली, कहीं न कहीं वो कवर अप होके वापस आ गया डिमांड में। और जो थोड़ा बहुत मेरा जो अपना जो चिंता का विषय है वो ये है कि अमेरिका का जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो अगर पिछले 100 साल का अगर आप हिस्ट्री देखें, जब भी अमेरिकन मार्केट और साथ में विश्व भर में क्रैश हुआ है वो ट्रिगर हुआ है रियल एस्टेट के साथ। और ये रियल एस्टेट मार्केट इस वक्त कुछ ज्यादा ही सुपर हीटेड है, ओवर हीटेड भी नहीं है। और ये शायद वहां का जो ऑब्जर्वर्स है या एनालिस्ट है उनके लिए भी थोड़ा बहुत चिंता का विषय है। अब ये समझना है कि आने वाले 1-2 महीने में क्या स्टांस लेते हैं
उनका सेंट्रल बैंक, और उसका साथ साथ ब्याज दरों में अगर कुछ बदलाव आते हैं तो शायद ये जो सुपर हिटेड रियल एस्टेट क्षेत्र जो चल रहा है इसमें शायद थोड़ा बहुत कमी हो। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि मेमोरियल डे से लेके लेबर डे तक जो अभी इस मंडे को था, ज्यादातर बाइंग रियल एस्टेट मार्केट में होता है और उसी वक्त लेबर डे का साथ साथ रियल एस्टेट मार्केट में बाइंग अमेरिकन बाजारों में खत्म होता है मोरल। तो जैसे हम लोग यहाँ पे दिवाली के टाइम में सबसे पीक बाइंग चलते हैं, सोने का हो या कुछ भी हो, तो वहाँ पे लेबर डे का साथ साथ मोरल रियल एस्टेट मार्केट में एक कहा जाता है कि जो साइकिल है वो साइकिल खत्म होता है दिसंबर का। तो आप समझना पड़ेगा कि किस हद तक मार्केट में इस तरह का जो रियल एस्टेट दरों का जो दौर चला और साथ में ओवरऑल जो डिमांड पुल चला, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलिए या डिमांड अलग से ग्रोथ बोलिए, उसका जो अलग से नतीजा है वो आने वाले 6 से 8 हफ्ते के अंदर पता चलेगा। उसके बाद ही शायद अमेरिकन मार्केट में कॉन्सोलिडेटेड रूप का तौर से और फिलहाल जो है मार्केट बहुत तेजी से भाग रहा है और साथ में विश्व भी बहुत खुश है। ओवरऑल ग्लोबल रिकवरी इज वेरी हैप्पी विद हाउ द वे यूएस मार्केट्स आर बिहेविंग। Let's move on to some news coming from the cabinet meeting which was held today. The Union Cabinet today approved the production-linked incentive scheme for textiles. Under it, incentives worth 10,683 crore rupees will be provided to the sector over 5 years. Briefing reporters in New Delhi, Textiles Minister Piyush Goyal said this will positively impact states like Gujarat, Uttar Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab, Andhra Pradesh, Telangana and Odisha. He said the decision will help in creating additional employment of over 7.5 lakh people directly and several lakhs more for supporting activities. The scheme will promote production of high-value man-made fabric, garments and technical textiles in the country. The incentive structure has been so formulated that the industry will be encouraged to invest in fresh capacities in these segments. This will give a major push to growing high-value man-made fiber segment, which will complement the efforts of cotton and other natural fiber-based textiles industry in generating new opportunities for employment and trade. Minister of State for Textiles Darshana Jardosh said it is expected that the scheme will result in fresh investment of above 19,000 crore rupees and additional production turnover of over 3 lakh crore rupees in 5 years. Mr. Das, how important is this announcement of the cabinet today? We've been seeing a lot of announcements. PLI, a lot of sectors have been included in the PLI scheme. So till date, for the textiles industry, how important is this? Well, we must acknowledge the first thing is textile industry is still one of the largest, sectors which is giving employment in the organized sector. So having said that, what's also important to understand is the states which you mentioned, they are to a great extent, the GDPs of the states are to a great extent driven by the state of the textile ministry and the textile, not the ministry, sorry, the textile ecosystem over there locally in the state. As well as most of the states have huge hubs, based over there, which are, in that sense, bringing in the wheels of the economy or running the wheels of the local economy. Having said that, I think this 10,000 crores worth of specific funds would help infuse two things. One is bringing in more technology adoption to the industry. There is a lot of technology upgradation required in the industry, which has been time and again said by the government itself, which needed attention. And I think some of these funds would be focused on those sectors. And in addition to that, what's also required is bringing textile back to its previous glory in terms of how it has driven the overall economy. Now, what we have to understand is the contribution of the GDP in terms of the textile sector has to be to a great extent, redefined, because it has to get aligned to the amount of people it absorbs. If it absorbs a considerable size of population in terms of employment and the GDP contribution is not commensurate to it, then something is wrong. And I think that's where a policy help as well as a fund infusion would help this sector. And I think that could be an important step which the government has announced today in terms of bringing that particular alignment in a much more better and a realistic manner. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दे दी है। मसूर, रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल, चना पर 130 रुपए और कुसुम पर 114 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल और जौ का 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है।
इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। यह बढ़ोतरी केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य को औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना तय करने की घोषणा की गई थी। Moving on to commodities, global crude oil prices rose today, pairing overnight losses with producers in the U.S. Gulf of Mexico struggling to restart operations 9 days after Hurricane Ida swept through. Brent crude oil futures rose 79 cents to $72.48 a barrel after falling 0.7% yesterday. U.S. crude futures rose 88 cents to $68.62 a barrel after sliding 1.4% on Tuesday following the Labor Day holiday. About 79% of U.S. Gulf production remained offline on Tuesday, with 79 production platforms still unoccupied more than a week after Hurricane Ida made landfall. About 17.5 million barrels of oil has been lost to the market so far. Oil prices fell on Tuesday in a widespread commodity sell-off as the US dollar jumped on worries about rising COVID-19 cases in the United States and Asia, potentially slowing growth. चलें सराफा बाजार। घरेलू सराफा बाजार में सोने और चांदी की चमक आज तेज रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 93 रुपए बढ़ा 47,032 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। उधर दिसंबर में आपूर्ति होने वाली चांदी 100 रुपए बढ़कर 64,721 रुपए प्रति किलो हो गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य बढ़ा $1,799 प्रति औंस हुआ। वहीं चांदी थोड़ी सी कमजोर हुई, $24.38 प्रति औंस के स्तर पर आ गई। Moving on, India is expected to post strong economic growth in the coming quarters, even as inflation is likely to remain elevated, global ratings agency S&P Global said today. The economy is expected to clock 9.5% growth in the current fiscal, followed by 7% expansion in the next year, it said. The Indian GDP grew 20.1% in the first quarter. S&P has kept India's investment rating at BBB- with a stable outlook. Mr. Das, now, while it is good news that S&P has said that India is expected to post strong economic growth, but what I want to ask you is that it has also said that inflation is likely to remain at elevated levels. How worrisome is this? Well, when the spendings are so high, I think it's a natural, collateral, I won't call it a damage, but at least a collateral effect in terms of having a bit inflated, prices at this point of time. And I think this is a demand for inflation which India should be able to manage. Although RBI has to take a call sooner than later in terms of the rate of interest and what it wants to do with it. So I think by Diwali we will be having, when I say Diwali, it will be typically, I'm talking of the next 6 to 8 weeks, we will be having a clearer picture about the state of affairs in terms of inflation management vis-a-vis the rate of interest. The same S&P report has also said that the fiscal deficit would remain elevated over the next 2 years. What would you say for that? Yeah, so if the government spending is, quite high, and I completely appreciate the fact that post-COVID it's important for the economy to be pulled up. So it's better to, sacrifice a part of the fiscal deficit. And this has been an age-old gospel where, governments have always sacrificed fiscal deficit to bring demand and growth back. Although it sounds like a double-edged sword, but it's a difficult call which I think all governments normally take, and this government has also taken so. ये खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने पहचान विहीन मूल्यांकन प्रक्रिया में एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण को आसान बनाने के लिए आयकर नियमों में बदलाव किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आयकर पोर्टल में करदाताओं के पंजीकृत खाते के माध्यम से एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के लिए प्रमाणित माना जाएगा। इस कदम से यह सारी प्रक्रिया आसान हो जाएगी। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से जयंतो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। शुक्रिया मनोज, थैंक यू वेरी मच। And before we close, a reminder of the headlines. Union Cabinet approves production-linked incentive scheme for the textile sector and higher MSP for Rabi crops. Domestic markets decline for the second day amid weak global cues, and India is expected to post strong economic growth in the coming quarters, says S&P Global. And with that, we end this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with another edition of Money Matters. Till then, bye-bye. Namaskar.